अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आज हम पहुँचे हैं 1971 फॉल ऑफ ढाका पे। फॉल ऑफ ढाका हमें पता है द बर्थ ऑफ बांग्लादेश एज अ नेशन। जब पाकिस्तान जो है उसके दोनों हिस्से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गए और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा वाक़या है जिसका जो कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का बाइस बना। और इससे ज़्यादा जो डाउनफॉल पाकिस्तान नेशन का हमें जो है पॉलिटिकल वे में नहीं मिलता। और हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा इवेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है जिसके इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल मिलिटरली हर किस्म के इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिले और हर किस्म की कॉजेज़ भी हमें देखने को मिली हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉल ऑफ ढाका के वो कौन से इवेंट्स थे जो फॉल ऑफ ढाका की वजह बने और वो कौन सी जो है पाकिस्तान स्टेट की तरफ से या फिर पाकिस्तान नेशन की तरफ से कौन सी गलतियां हुई, कौन सी कॉजेज़ थी जिसकी वजह से जो है वो मुल्क के दो हिस्से हो गए। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम देखते हैं कौन से इवेंट्स थे जो कि फॉल ऑफ ढाका की वजह बने, जो जो जिन्होंने लीड्स टूवर्ड फॉल ऑफ ढाका। मार्च 25 1969 जनरल अयूब ख़ान जो हैं वो रिज़ाइन करते हैं। जो है वो जो पावर है वो जनरल यहिया ख़ान को हैंड ओवर कर दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक काबिले गौर बात ये है कि फॉल ऑफ ढाका जो है ये ऐसा नहीं है कि ये चंद सालों में, यानी कि 1969 से 71 तक चंद सालों में जो है ये 2 सालों के अंदर जो ये मूवमेंट जो है वो ज़ोर पकड़ गई है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि ये अयूब ख़ान के दौर से लेके एक डिस्क्रिमिनेशन थी जो कि बांग्लादेशी कौम के साथ या बंगाल कौम के साथ या ईस्ट पाकिस्तान के साथ रखी हुई थी। दैट्स लीड टूवर्ड द फॉल ऑफ ढाका। लेकिन हम यहाँ पे उन इवेंट्स का जिक्र करेंगे जो कि स्पेसिफिकली 69 से लेकर 71 तक जो है वो एक रो में चले फॉल ऑफ ढाका की तरफ। तो मार्च 25 1969 को जनरल अयूब ख़ान रिज़ाइन कर देते हैं। हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा उन्हें पब्लिक क्रिटिसिज्म का सामना था, तो वो रिज़ाइन कर देते हैं और पावर जो है जनरल यहिया ख़ान को दे दी जाती है। जनरल यहिया ख़ान ने एक प्रॉमिस किया कि फेयर इलेक्शंस कंट्री में करवाए जाएंगे। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ एक प्रॉमिस किया गया कि फेयर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके बावजूद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो है वो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशंस और पॉलिटिकल रिफ्ट जो है वो शदीद से शदीद तर होता गया। और बाद में ये भी कहा गया कि ये इलेक्शंस जो कि जनरल यहिया ख़ान ने करवाए थे दैट वाज नॉट फेयर इलेक्शंस। वो क्या, उसकी क्या वजह थी वो हम नेक्स्ट देखेंगे। दिसंबर 7 1970 को 1970 को जनरल इलेक्शंस होते हैं। अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान जिसको लीड कर रहे थे वो इस पाकिस्तान में मेजॉरिटी लेती है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी जो है वो वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी लेती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि पॉलिटिकल रिफ्ट्स और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से वो शदीद से शदीद तर होती जाती हैं। हम ये देखते हैं कि ये इलेक्शंस को कहा जाता है कि एक फेयर इलेक्शंस नहीं थे, क्योंकि जो लीडिंग पार्टी थी अवामी लीग उसको जो है वो हुकूमत बनाने की इजाज़त जो है वो आप कह लो कि उनकी हुकूमत में रोड़े अटकाए गए, वो हुकूमत नहीं बना पाए। तो ये कहा जाता है कि ये इलेक्शंस जो हैं वो फेयर इलेक्शंस नहीं थे। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्च 1 1971 को प्रेसिडेंट यहिया ने जो है वो जो कि फर्स्ट जो कि एक सेशन होना था नेशनल असम्बली का उसको पोस्टपोन कर दिया। चूँकि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था उसके दरमियान पॉलिटिकल रिफ्ट बढ़ती जा रही थी और चूँकि जो हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे कुछ नेशनलिस्ट लीग्स, कुछ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स और कुछ पब्लिक जो है पब्लिक जो एहतजाज है वो बढ़ता जा रहा था। उसकी वजह से नेशनल असम्बली का जो सेशन था वो पोस्टपोन कर दिया गया। मार्च 25 1971 को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बंगाल के अंदर ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो लॉन्च किया गया। और ये इसलिए किया गया कि बंगाल के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें थी और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी उनका सफाया किया जा सके। एंड इट वाज अ ग्रेट ब्लड शेड। इसमें बहुत से सिविलियंस ने भी अपनी जो है वो जान से हाथ धोए। ये कहा जाता है कि बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हुआ
कत्ल हुए, यानी कि आप कह लेंगे ब्लड शेड था, और बंगाल की गलियों के अंदर जो है वो लोगों को बुरी तरह से मारा गया। और ये जो ऑपरेशन सर्च लाइट था, ये स्टेट ने चूंकि अपने ही लोगों की तरफ से खिलाफ किया था, और जब कोई भी स्टेट अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करेगी, ब्लड शेड करेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि लोग जो हैं वो स्टेट के खिलाफ हो जाएंगे। और बंगाल के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकों को हवा दी ऑपरेशन सर्च लाइट ने, उनको ज़्यादा स्ट्रेटन कर दिया। लोग जो हैं वो इस बात के ज़्यादा कायल हो गए कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और हमारे जो है वो हमें फ़र्क रखा जाता है। अप्रैल 10 1971 को मुक्ति बाहिनी की बुनियाद रखी गई, जो कि बांग्लादेश की रेजिस्टेंस फोर्स थी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। और ये बनाई गई ताकि जो ब्लड शेड और जो मिलिट्री ऑपरेशंस बंगाल के अंदर हो रहे हैं उनको जो है रेजिस्ट किया जा सके। जून से नवंबर 1971 में एक गुरेला वारफेयर जो है मुक्ति बाहिनी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान चलती रही। जो है ये एक मिलिट्री वॉर थी, ये एक जो सिविल वॉर यानी कि कोल्ड वॉर नहीं थी, इट वाज अ हार्ड वॉर। उसमें ब्लड शेड्स हुए, उसमें जो है वो फायरिंग्स हुई, और ये कहा जाता है कि गुरिल्ला वार जो है ये इंडिया ने असिस्ट की। और उन्होंने मुक्ति बाहिनी को जो है वो चूँकि मुक्ति बाहिनी जो है वो कोई स्टेट की फ़ोर्स तो नहीं थी, उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो इंडिया ने उनको रिसोर्सेज भी फ्राहम किए, उनको जो है वो वेपन्स दिए, जो है ट्रेनिंग्स दी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जून से नवंबर 1971 तक जो है ये एक गुरिल्ला वार चलती है। नवंबर 21 1971 को इंडिया बजाते खुद एक फुल स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव ईस्ट पाकिस्तान में लॉन्च करता है, मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। और दिसंबर 14 to 14/6 पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर देती है। पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर करने की कुछ वजूहात, वो ये, एक तो जियोग्राफिकल वजह थी बहुत बड़ी, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इंडिया की टेरिटरी थी, और यहाँ से जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जो है मिलिट्री एड पहुँचाना मुश्किल हो गया था। इंडिया ने जो है वो हवाई रास्ता बैन कर दिया, समुद्री रास्ता तो बहुत लंबा पड़ता था। तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना पड़ा, और 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया, तो बांग्लादेश एक न्यू स्टेट के तौर पर दुनिया के नक्शे पर इमर्ज हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि बांग्लादेश एक नई स्टेट बन गई। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो कि 1947 को एक न्यू स्टेट बने थे, वो पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। जो बांग्लादेश है वो एक न्यू स्टेट बन गया। अब हम देखते हैं कि फॉल ऑफ ढाका के कॉजेज़ क्या थे। पहले तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशंस, पॉलिटिकल रिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पे एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थी कि बंगाल को जो है वो इकोनॉमिकली भी डिस्परेट रखा जाता है, और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशंस का शिकार थी। अब फॉर एग्जांपल उसकी जो बंगाल था उसके अंदर पटसन बहुत ज़्यादा पैदा होती थी, लेकिन पटसन का जो उसको रॉ करने का एक भी कारखाना जो है वो एक भी फैक्ट्री जो है वो बंगाल में नहीं लगाई गई, वो सारी की सारी वेस्ट पाकिस्तान में लगाई गई। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स की वजह से एक सेंस ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लोगों में डेवलप होना शुरू हुई। लैंग्वेज इश्यूज़ थे। जनरल अयूब खान के दौर में जो है वो उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये जो बंगाल स्पीकिंग पाकिस्तानीज़ थे उनके दरमियान एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आना शुरू हो गई कि हमें ज़बान के मुकाबले में भी जो है वो पीछे रखा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक सेंस डेवलप होना शुरू हो गई कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो बंगाल के अंदर भी यही हुआ, जब लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन हुई तो उन लोगों को लगा कि हमारे साथ जो है वो ज़्यादती की जाती है और हम लोग जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते। एक और वजह जो बनी वो बंगाल के अंदर इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो राइज़ करना शुरू हो गई। जो अलहदगी पसंद तहरीकें थी वो राइज़ करना शुरू हो गई। उसकी वजह एक तो ये थी कि सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थी, और दूसरी ऐसी मूवमेंट जो है वो इंडिया की तरफ से सपोर्ट की जाती थी मिलिटरली, इकोनॉमिकली, ट्रेनिंग के हवाले से। ऐसी जो है जैसे कि मुक्ति बाहिनी फोर्स जो है उसके बारे में कहा जाता है उसकी ट्रेनिंग जो है वो इंडिया में हुई, तो ये भी एक वजह बनी।
जो पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन सर्च लाइट और मिलिट्री क्रैकडाउन था, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि फॉल ऑफ ढाका की वजह बना। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी स्टेट जब अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू करेगी तो ऑब्वियसली वो लोग जो है वो स्टेट के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी फॉल ऑफ ढाका की। एक और वजह जो है जो इंटरनेशनल लेवल पे हम या फिर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कह सकते हैं वो था इंडियन इंटरवेंशन। अब चूँकि बंगाल और जो वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, उनके दरमियान जो है वो जियोग्राफिकली इंडिया की टेरिटरी थी। तो ऐसा था कि बंगाल के अंदर यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पे जो है जो ज़्यादातर टीचर्स थे वो हिंदू थे। तो उन हिंदू टीचर्स की वजह से एक इंडिया का जो इंडियन आइडियोलॉजी है, इंडियन इन्फ्लुएंस है, वो लोगों की आइडियोलॉजीज़ तक भी पहुंच गया। और हम ये देखते हैं कि इंडिया ने चूँकि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को भी सपोर्ट किया, इंडिया ने मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग की, और जो है इंडिया ने इस तरह से इंडिया की इंटरवेंशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉल ऑफ ढाका की वजह में। कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं इसके अलावा जो फॉल ऑफ ढाका की वजह बने। कोल्ड वार पॉलिटिक्स है, चूँकि पाकिस्तान जो है वो यूएसए का अलाइंस था और इंडिया यूएसएसआर का अलाइंस था। तो चूँकि पाकिस्तान ने कुछ यूएसए का साथ दिया था मिलिटरली जियोग्राफिकली कोल्ड वार में, तो यूएसएसआर ने जो है वो अपनी यानी कि कोल्ड वार में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने इंडिया थ्रू इंडिया जो है वो बंगाल के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। ये एक वजह बनी कि जो है वो बांग्लादेश अलहदा हो गया। और कुछ इंटरनल डिवीजन्स विद इन पाकिस्तान थी। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशंस, मिलिट्री और सिविल डिस्क्रिमिनेशंस। इस तरह से हम देखते हैं लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशंस, इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशंस, और जियोग्राफिकली भी जो है वो खित्ते के दरमियान बहुत बड़ा गैप था। तो ये सारा जो है वो फैक्टर्स जो हैं इन्होंने मिल के जो कॉज बने फॉल ऑफ ढाका के। दैट्स ऑल अबाउट फॉल ऑफ ढाका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।